तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। रीइंकार्नेटेड की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने जाओची की दुख भरी कहानी सुनी थी, कैसे जाओची की जान बची और जाओची कैसे जाओ क्लैन का हिस्सा बना। जाओची अपने घुटने टेक देता और ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा आपकी फैमिली के साथ जो कुछ भी बुरा हुआ वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, तुम्हें सबका ब्लेम अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, मेरे बेटे ने तुम्हारी जान बचाने के लिए सब कुछ किया था, इसका मतलब यह है कि तुम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। ग्रैंडपा जाओची से कहते हैं, मेरा बेटा तुम्हें बचाने में कामयाब रहा, जिस तरह उन्होंने मेरे बेटे को टॉर्चर करके उसकी जान ली। तुम्हारे फादर के बारे में जानना चाहते थे, इसका मतलब तो यही है कि तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी वहीं पर कहीं पर जिंदा हैं। बस उन्हें जाकर कहीं पर ढूंढना होगा। जाओची इस बात से और भी हैरान होता और कहता है, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि मेरे बायोलॉजिकल फादर और मदर अभी तक जिंदा हूँ। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम्हारे पेरेंट्स अभी तक जिंदा हो। मेरे बेटे ने मरने से पहले मुझे बताया था कि वो असैसिन तुम्हारे पेरेंट्स के पीछे क्यों लगे हुए हैं। फादर जाओची को बताते हैं कि वो तुम्हारे पेरेंट्स के पीछे इसलिए लगे हुए थे कि उनके पास एक डिवाइन ट्रेजर था, जिसको डिवाइन ट्रेजर ऑफ जॉन्टियान कहते हैं। जाओची ये नाम सुन के काफी हैरान होता है। जाओची कहता है, मैंने 2 जिंदगियां जी है, लेकिन मैंने अपनी दोनों जिंदगियों में कभी भी जॉन्टियान के डिवाइन ट्रेजर के बारे में नहीं सुना। ग्रैंडपा जाओची से कहते हैं, मुझे भी इस डिवाइन ट्रेजर के बारे में नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि ये एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन ट्रेजर है, जो फॉरबिडन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में किसी और को मत बताना, क्योंकि अगर किसी को इस बारे में पता चल गया कि तुम्हें इस बारे में पता है तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। जाओची ग्रैंडपा से कहता है, मैं जॉन्टियान के डिवाइन ट्रेजर के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। ग्रैंडपा जाओची से कहते हैं, अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर फैमिली वालों को इस बारे में पता चल गया कि तुम यहाँ पर हो तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे। आंटी आगे बढ़ती है और जाओची से कहती है, जाओची तो क्या वाकई में तुम मुझे फिर से छोड़कर जाने वाले हो। उसे कहता है, मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं 3 साल के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर यहाँ पर वापस आऊंगा तुम्हें यहाँ से आजाद करवाने के लिए। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि जाओ सेक्टर वाले मेरे सामने अपने घुटने टेक देंगे और मुझसे कहेंगे कि हम लोग तुम्हें छोड़ने को तैयार हैं। इसके बाद वो सभी लोग खुद तुम्हें यहाँ से आजाद करेंगे। आंटी उसे कहती है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ से भी आजाद नहीं होना चाहती, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो, तुम जहाँ भी रहो ठीक रहो। जाओची उसकी बात सुनने के बाद आगे बढ़ता है और उसे कहता है, मैं अपना ध्यान तो रखूंगा। वो उसके कान में कहता है, लेकिन मुझे अपना वादा भी तो पूरा करना है, क्या तुम उस वादे को भूल गई हो। उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर साथ ही उसे याद आता है, जाओची ने अपनी शादी की पहली रात के नीचे बैठकर उसे कहा था कि अगर तुम मेरी आंटी नहीं होती तो फिर मैं तुमसे शादी कर लेता। तो आंटी इस बात को सोचने के बाद शर्माना शुरू कर देती है। अब जबकि ये दोनों भतीजा और आंटी नहीं है तो फिर इन दोनों की शादी हो सकती है, तो बस हमें इन दोनों की शादी का इंतजार करना है। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन जिया मैनर का दिखाया जाता है, यानी किंगजू के फैमिली का। किंगजू अपनी फैमिली अपने छोटे भाई और अपने फादर से मिलने के लिए आती है। उसकी मास्टर से कहती है, तो क्या तुमने अपनी फैमिली को गुड बाय बोल दिया। किंगजू अपनी मास्टर से कहती है, हाँ मैंने अपने छोटे भाई और अपने फादर को गुड बाय बोल दिया है, अब हम लोग जा सकते हैं। तो मास्टर किंगजू से कहती है, कल हम दोनों यहाँ से मिस्टिक वॉइड फ्लाइट टेक्निक को यूज करते हुए चले जाएंगे। मैं तुम्हें ये वाली टेक्निक सिखाऊंगी, इस टेक्निक की मदद से हम दोनों उड़ते हुए यहाँ से जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरी की पावर के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। मैं अपनी मिस्टिक पावर्स को तुम्हारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करती हूँ। अपनी मिस्टिक पावर्स को उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करती है। वो उसे कहती है, अपने मन को शांत करो, इस सांस को रोक लो और साथ ही अपनी मिस्टिक पावर्स को यूज करो। मास्टर जैसे ही अपनी मिस्टिक पावर्स को किंगजू की बॉडी में ट्रांसफर कर रही होती है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है। जो उसे कहती है, मास्टर क्या हुआ, आप इतनी हैरान क्यों हैं। मास्टर उसे कहती है, मुझे ये बताओ, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं थी, तुमने अपनी बॉडी के साथ कुछ टैंपरिंग तो नहीं की। किंगजू भी अपनी मास्टर की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है। मास्टर उसे कहती है, मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि एक इंसान की बॉडी के अंदर टोटल 54 मिस्टिक मेरिडियंस होती हैं। एक इंसान की बॉडी के अंदर वो जितने ज्यादा मेरिडियन पॉइंट्स को अनलॉक कर सकता है, उसकी मिस्टिक पावर्स उतनी ज्यादा बढ़ती हैं। उसके पास लेवल अप करने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। जितनी ज्यादा तुम्हारे पास मेरिडियन पॉइंट्स अनलॉक होंगे उतनी ज्यादा तुम्हारी पोटेंशियल होगी। एक इंसान जिसको हम जीनियस मानेंगे, उसके पास टोटल 15 मेरिडियन पॉइंट्स अनलॉक्ड होती है, उसे हम जीनियस कहते हैं। जो अपनी मास्टर से कहती है, मास्टर मुझे ये बात अच्छी तरह से याद है, आपने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ की थी, आपने कहा था कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मेरी बॉडी के अंदर टोटल 21 मिस्टिक पॉइंट्स हैं जो कि अनलॉक हो चुके हैं, इसी वजह से मेरी पोटेंशियल बाकी नॉर्मल लोगों से ज्यादा है। लेकिन अब आप यहाँ पर इतनी हैरान क्यों हो रही हैं। मास्टर से कहती है, मैंने कहा था कि तुम्हारी बॉडी में 21 पॉइंट मेरिडियंस हैं जो कि अनलॉक हैं, लेकिन अब वो चेंज हो चुकी है। किंगजू अपनी मास्टर से कहती है, तो मास्टर अब मेरी बॉडी में कितनी ज्यादा मेरिडियंस हैं जो अनलॉक्ड हैं। मास्टर खुश होकर उसे कहती है, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो मिस्टिक मेरिडियंस हैं वो अब ग्रो होकर ह्यूमनली मिस्टिक मेरिडियंस तक पहुंच चुकी हैं। तुम्हारी बॉडी के अंदर टोटल
54 मेरिडियंस पॉइंट्स हैं वो सारी की सारी अनलॉक हो चुकी हैं। किंगजू हैरान होकर मास्टर से कहती है, लेकिन मास्टर ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कि जिसकी बॉडी के अंदर टोटल 54 मेरिडियन पॉइंट्स अनलॉक हो जाती हैं वो एक गार्ड बन सकता है, यानी कि वो गार्ड लेवल तक पहुंच सकता है। मास्टर उसे कहती है, हाँ मैंने तुम्हें ऐसा कहा था और ये बात अभी भी सच है। ये बताओ कि जब मैं यहाँ पर नहीं थी तब तुमने अपनी बॉडी के साथ क्या किया है जिसकी वजह से ये सारी मेरिडियंस अनलॉक हो चुकी हैं। इस वक्त किंगजू को याद आता है कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ एक्यूपंक्चर की एक टेक्निक अप्लाई की थी और उसे कहा था कि तुम्हारी एनर्जी को बढ़ा दूंगा। नहीं, वाकई में इसकी एक्यूपंक्चर टेक्निक काम तो नहीं कर गई, लेकिन वो अपने हस्बैंड के बारे में मास्टर को तो नहीं बता सकती। मास्टर किंगजू से कहती है, किंगजू तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर तो लगता है कि तुम्हें कुछ इस बारे में पता है, मुझे बताओ ये सब कुछ कैसे किया तुमने? किंगजू मास्टर से कहती है, मास्टर मुझे एक गॉडली फिजिशियन मिला था, वो एक वाकई में बहुत अच्छा डॉक्टर था। उसने एक्यूपंक्चर नीडल्स की मदद से मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी फालतू की पावर थी उस सारी को निकाल दिया ताकि मेरी एनर्जी बढ़ सके और साथ ही उसने मेरे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को भी एक्टिवेट कर दिया होगा। लेकिन उस मास्टर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, उसने अपना नाम भी नहीं बताया, मेरा इलाज किया और वो चला गया। किंगजू सोच रही होती है ये पावर वाकई में बहुत ज्यादा महान है। अगर जाओची के बारे में इन मास्टर को पता चल गया, ये खबर बाहर फैल गई तो सभी लोग जाओची के पीछे लग जाएंगे। मास्टर से कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर वाकई में वो एक गॉडली फिजिशियन था वो यहाँ पर नहीं रुकेगा। डॉक्टर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं, ये किसी का इलाज करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। मास्टर से कहती है, चलो ठीक है फिलहाल के लिए सो जाओ, कल हम लोग अपने फ्रोस्ट पैलेस के लिए निकलेंगे। मास्टर के वहाँ से चले जाने के बाद किंगजू अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही होती है। किंगजू कहती है, जाओची तुम्हें क्या लगता है, तुमने मुझे यहाँ पर एक बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट दे दिया है जिसकी मदद से मैं गॉड लेवल तक पहुँच सकती हूँ। तुम्हें लगता है कि इतने ज्यादा खास गिफ्ट के बाद मैं सारी जिंदगी तुम्हें भूल सकती हूँ, जबकि तुम्हें तुम्हारे जाओ क्लैन से निकाल दिया गया है। पता नहीं इस वक्त तुम कहाँ पर होगे और किस हाल में होगे। तुम्हारा जाओची फिर से इनविंसिबल होने के बाद अपने जाओ क्लैन से बाहर निकलता है और कहता है, ग्रैंडपा आंटी मैं जाओ क्लैन को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन जाओ सेक्टर के लोग मुझे यहाँ पर रहने नहीं दे रहे। लेकिन तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 साल में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वापस आऊंगा और तुम दोनों को यहाँ से ले जाऊंगा। जाओची कहता है, तो आज के बाद जाओची मर चुका है, आज के बाद मेरा नाम युनची होगा, अब से मैं जाओची को युनची ही कहूंगा। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है। सुबह के वक्त एक रिमोट एरिया में एक टैवरन होता है, एक होटल, जिसके अंदर हमारा क्वांगजुन बैठा होता है अपने बटलर्स के साथ, वहाँ पर खाना खाने और शराब पीने के लिए बैठा होता है। क्वांगजुन अपने बटलर से कहता है, आखिर हमें वापस पहुँचने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा, मेरा सेक्टर कितना ज्यादा दूर रह गया है। उसका बटलर उससे कहता है, सर अभी हमें तकरीबन 1000 मील और ज्यादा सफर तय करना है, अभी तो बहुत ज्यादा दिन लगेंगे। क्वांगजुन गुस्से के साथ उनसे कहता है, मैं इस होटल में नहीं रुकना चाहता, एक सेकंड के लिए भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई परिंदा भी यहाँ पर आकर पॉटी करना चाहेगा, ये एक बहुत ही गंदी जगह है। ऊपर से इन लोगों ने मुझे कितनी ज्यादा घटिया वाइन दे दी है, क्या ये इंसानों के पीने लायक भी है? तो बटलर उसे कहता है, सर आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे एरिया में सिर्फ एक ही होटल है जहाँ पर वाइन मिलती है, इसके अलावा होटल ही नहीं है। यहीं पर होटल के दरवाजे के ऊपर एक बैंडिट आकर किक मारता है, तो ये बैंडिट्स की एक गैंग होती है जो कि अंदर आ जाते हैं। वो अंदर आते ही कहते हैं, बहुत ज्यादा प्यास लगी है, जल्दी से जल्दी हमारे लिए अच्छी सी वाइन लेकर आओ। वहाँ पर होटल के अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो उन बैंडिट्स को देखकर कहते हैं, ये लोग तो सिल्वर ड्रैगन मर्सिनरी ग्रुप से हैं। जबकि दूसरा कहता है, ये सभी लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं, जहाँ भी जाते हैं बस मुफ्त की चीजें उठा लेते हैं और जिसको चाहे उसको मार देते हैं। तीसरा उसे कहता है, जरा आहिस्ता बात करो, अगर उसने सुन लिया तो वो हमें भी मार डालेगा। तो सभी लोग जाकर अपनी टेबल पर बैठते हैं, तो वहीं पर उसके बॉस का साथी उसे कहता है, बॉस वहाँ पर देखो वो चिकना लड़का बैठा हुआ है, जरा उसके कपड़े तो देखो, लगता है कि वो किसी बड़ी फैमिली से है। तो उनका बॉस कहता है, हाँ मुझे उसके कपड़े देखकर तो लगता है कि उसके कपड़े भी काफी ज्यादा महंगे होंगे, चलो जल्दी से जाकर उसको लूटते हैं, उसके कपड़े भी उससे छीन लेते हैं, ये तो काफी महंगे बिकेंगे। जबकि उसका बटलर भी उन सभी की तरफ ही गुस्से से घूर घूर कर देख रहा होता है। उनको भी पता होता है कि वो बैंडिट्स उसी की तरफ देखकर बात कर रहे होते हैं। वो अपने बटलर से कहता है, जाओबा इस सभी कुत्ते बिल्ले यहाँ पर क्यों भौंक रहे हैं, जाओ जाकर इनको उठाकर बाहर फेंक दो, ये लोग यहाँ पर आराम से बैठकर ड्रिंक भी नहीं करने दे रहे। जाओबा उसकी बात सुनने के बाद अपनी गर्दन को चटकाते हुए आगे की तरफ बढ़ता है कि वो उनको उठाकर बाहर फेंक सके। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन युनची का दिखाया जाता है। हमारा युनची इसी तरफ चलता हुआ आ रहा होता है। युनची कहता है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है और मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है क्योंकि मेरे पास मिस्टिक पावर्स नहीं है, पता नहीं मैं कितनी देर तक इस वीक बॉडी के साथ टिक पाऊंगा। उसके पास एक टैबलेट होता है जिसके ऊपर एक नाम लिखा होता है, सी कॉन्ग। युनची कहता है, ग्रैंडपा ने वहाँ से निकलने से पहले मुझे ये टैबलेट दिया था जिसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ है। ग्रैंडपा ने कहा था कि मुझे इस बंदे को ढूंढना होगा, ये मेरे पेरेंट्स के बारे में मुझे गाइड कर सकता है, लेकिन इस बंदे को ढूंढने के लिए पहले मुझे न्यू मून सिटी पहुंचना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि न्यू मून सिटी कहाँ पर है? साथ ही वो अपने पास से एक नेकलेस भी निकालता है और कहता है, ग्रैंडपा ने कहा कि जब मेरे फादर मुझे जिसके पास छोड़कर गए थे, नेकलेस मेरे गले में था। ग्रैंडपा ने कहा है कि ये नेकलेस को देखकर मेरे पेरेंट्स मुझे पहचान जाएंगे कि मैं उनका बेटा हूँ। युनची कहता है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है, मेरे पास पीने को कुछ भी नहीं है, अगर मुझे पीने को जल्दी से कुछ नहीं मिला तो मैं तो यहीं पर मर जाऊंगा इस सी कॉन्ग को ढूंढने से पहले ही। यहीं पर चलते चलते
उसे सामने वो होटल दिखाई देता है। जुनची बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो एक होटल है, लगता है कि मेरी जान बच गई, और वो बड़ी स्पीड से भागता हुआ उस होटल की तरफ चला जाता है। सीन हमें होटल के अंदर का दिखाया जाता है। ज़ाओपा आगे बढ़ता है और उन सारे बैंडिट्स को बहुत ज्यादा पीटता है और उठाकर बाहर फेंक देता है, जबकि होटल के अंदर जो बाकी कस्टमर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं इस जंग मास्टर के गार्ड्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इन्होंने सिल्वर मर्सिनरी गैंग को उठाकर बाहर फेंक दिया। ज़ाओपा वापस आता है, क्वांग जुन से कहता है मास्टर मैंने उठाकर बाहर फेंक दिया। जुन से कहता है हाँ, अब मुझे सुकून मिला, अब जहाँ पर बहुत ज्यादा शांति है, अब कोई भी बात नहीं करेगा। वक्त दरवाजा फिर से खुलता है और हमारा जुनची अंदर आता है और उनसे कहता है जल्दी से मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। लेकिन जैसे ही जुनची की नजर सामने की तरफ पड़ती है तो वो उन गार्ड्स और क्वांग जुन को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो आगे क्या होने वाला है ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।